बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ज़रा बात करेंगे कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के बाद, जो कि इस वक्त वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हैं, और ये बात यानी ये इमरान खान के ज़हनी तौर पर तैयार होने की बात नहीं है। ये पाकिस्तान पूरा जानता है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान को ही आना है, इमरान खान नहीं आना है, इमरान खान ही आएगा। और यही वजह है जो मैंने पिछली वीडियो का इख्तिताम जहाँ पर किया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भी इस बात का पता है कि इमरान खान ही इमरान खान है, जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती। तो अगर इमरान खान आ जाते हैं तो वो कौन से 3 काम हैं जो इमरान खान हर सूरत करने का इरादा रखते हैं, और कौन सा एक काम है जो इमरान खान नहीं करेंगे। पहले वो 3 काम हैं जो इमरान खान करेंगे, जो उन्होंने हमें बताया कि मेरा प्लान क्या है, मैं आगे क्या करूँगा। अच्छा, इमरान खान में ना एक तब्दीली आई है। अभी असद भाई मेरे साथ हैं, अभी असद भाई से भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ असद भाई कि पहले जब हम असद भाई इमरान खान साहब से मिलते थे तो इमरान खान साहब की बात शरीफ ख़ानदान से और इनके एहतसाब से, चोरों डाकुओं की बात से शुरू होती थी और इन्हीं पे ख़त्म होती थी। और खान साहब कहते थे कि बस मेरा सबसे बड़ा मकसद इक़्तिदार में आने का यही है कि मैंने आके और इनका एहतसाब करना है और इनको मैंने छोड़ना नहीं है। ये बातें होती थी। लेकिन अब इमरान खान के मैंने पहली मरतबा एक तब्दीली देखी है इमरान खान साहब के रवैये में। खान साहब ने बड़ी तफसील से जो बातें बताई, वो मैं भी थोड़ा सा आप से वो करूँगा माजरत के साथ कि मैं पहले वो 3-4 मिनट में बता दूँ, फिर मैं आपसे ना वो उस पर आता हूँ। पहला, खान साहब ये कहते हैं कि अब मैंने आगे जो सबसे पहला काम करना है वो इन्वायरमेंट मैंने बनाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, कारोबार के लिए, मुईशत के लिए। पहला मेरा टारगेट ये है। और उसमें जो 1000% खान साहब डिपेंड कर रहे हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे कर रहे हैं। खान साहब ने बताया कि यानी वो मुकम्मल बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो में नहीं बताऊंगा, वीडियो के बाद बता दूंगा कि मैं बता दूंगा बाद में अपनी वीडियो में। चलो तो अगर आप नहीं बतानी फिर मैं इशारों में कर देता। तो वो लोग खैर समझ जाएंगे। वो शेख रशीद साहब ने उस दिन बड़ी ज़बरदस्त बात की ना। कहते हैं लोग इतने समझदार हो गए कि आप जिनकी तरफ आपने बात करनी होती है, अब साहब बहादुर कह के भी कह दें तो लोग पहुंच जाते हैं किन की बात हो रही है। अच्छा, खान साहब मिसाल के तौर पे कहते हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आया पाकिस्तान, उसने आके और हाउसिंग सोसाइटी बनाने का इरादा किया। उसने पूरे कानूनी तकाजे पूरे किए, उसने NOC लिया, उसने हर वो कानूनी तकाजा जो पूरा होना चाहिए था वो उसने किया। जब हर चीज़ मुकम्मल हो गई तो उसको एक कॉल आती है, 3 अरब रुपया दें। आप 3 अरब देंगे तो आप मामला आगे लेके जा सकते हैं, वरना आप नहीं लेके जा सकते। तो फिर इसी तरह से और कुछ उन्होंने मिसालें बताई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके इन्हीं वजूहात से कि यहाँ पे खांचे हैं, करप्शन है, लूट मार है, हिस्से हैं। और दूसरा, खान साहब मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वैसे पिछले दौरे हुकूमत में भी मियां साहब इकबाल साहब ने बहुत काम किया था। वन विंडो ऑपरेशन इन्वेस्टर्स के लिए ईज़ किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया था। और मेरी उनसे 2-3 मुलाकातें उनके ऑफिस में हुई थी जिसमें मैंने उनसे प्रेजेंटेशन भी ली थी और उन्होंने पूरा बताया था कि मैंने क्या हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बनाई है। तो जाहिर है वो फिर अगर वो कोई किसी भी सिस्टम को कामयाब होने के लिए 5-10 साल चाहिए होते हैं उसका इम्पैक्ट आने के लिए, लेकिन वो सिस्टम उनका बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। हाँ, अच्छा, लेकिन इसमें खान साहब कहीं और इशारे कर रहे हैं कि कौन है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होने देता। जो है यहाँ पे जब भी कोई बड़ी चीज़ होने लगती है तो उनको अपना होता है कि हमें इसमें से क्या मिलेगा। तो ये खान साहब और तरफ जो है वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, ये सारे, तो वो कहते हैं कि मैंने आके सबसे पहले जो काम करना है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस देना है कि भाई अब आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं और आपको कोई ताकतवर से ताकतवर बंदा, कोई ताकतवर से ताकतवर इदारा, कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई आपको ये नहीं कह सकता कि भाई हमें राजी करोगे तो तुम बिजनेस कर सकते हो, वरना तुम बिजनेस नहीं कर सकते। आपको वो बंदा याद है जो नॉर्वे से आया था मेरे घर पे, जो जिसको हमने खाना खिलाया था, वो जो अपना सारा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उठा के पाकिस्तान ले आए थे। पाकिस्तान में ज़मीन ख़रीद ली थी एकड़ों के हिसाब से और यहाँ पर अपनी कोई बिज़नेस शुरू करने लगे थे। लेकिन फिर ये हुकूमत आई, नई हुकूमत आ गई है जो रजीम चेंज के बाद। इस हुकूमत के आने के बाद 2-3-4 महीने उन्होंने हालात देखे, वो अपने सारे पैसे वापस ले गए। हाँ, और मैं आपको बताऊँ, मैं भी आपको बता सकता हूँ कि तलत मलिक साहब हैं जर्मनी से। वो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी अहलिया और बच्चों के साथ आया। तो कहते हैं कि मैंने अहलिया को कहा और उन्होंने भी कहा कि आप चले जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका बिज़नेस साहब है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं महीना, आप महीने बाद आ जाएं तो फिर हम वापस चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। कहते हैं कि TV पे खबर चली कि आटे की लाइनों में लग के
और एक बंदे की जान चली गई। कहते हैं उन्होंने उसी वक्त ही वो खबर सुनते उन्होंने कहा भाई नहीं हमने नहीं रहना यहाँ पे, हमने वापस ही लेके जाओ साथ। कि जिस मुल्क के अंदर हालत ये हो कि आटे की लाइनों में लग के और एक ऐसा फिजा बन गई है कि हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं और पता नहीं आने वाले वक्त में आटा होगा नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या होगा, तो इस तरह के हालात हैं। और वो मुसलसल मुझे तलत साहब यही वो मतलब इतने शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बना मैंने 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में जो है ना वो इंडस्ट्री लगानी है फैसलाबाद में। अभी तो हालत यह है कि इंडस्ट्रियाँ लोग बंद करके बेच के लोग जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, कल मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनका विजन ये है कि हर कारखाने से धुआं उठ रहा हो। ठीक है, मैंने ये ट्वीट किया कि जो एनर्जी प्राइसेस हैं चलने पे तो धुआं नहीं उठ सकता। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि कानों से भी धुआं निकले, और वो कहते हैं कि इतना जिज कर दो इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो कारखाने को आग लगा दे कि यार मैंने नहीं है, मेरे से चलता, वो आग लगा दे और धुआं उठे एक ही बार। ना वो रहेगा, वो कौन सी वो मिसाल है, ना रहेगा बांस, हाँ बजेगी बांस, हाँ ठीक है ना ढोला उसी ना रोला उसी। ठीक है, तो ना इंडस्ट्रियाँ रहेंगी, ना ये शिकायत आएंगी, ना हुकूमत के लिए मसाइल होंगे। तो खान साहब का पहला ये है कि उन्होंने कारोबारी लोगों के लिए, और खान साहब ये बात भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपने दौर में, कहते हैं मैं बहुत सी बातें करूंगा तो वो बहुत फिर मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। कहते हैं मैंने इतनी कोशिश की उन चीज़ों के ऊपर, इतनी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका, लेकिन अब मैं आके वो चीज़ें करूंगा। क्योंकि पहले वो कहते हैं कि मैं कुछ करने लगता था तो कोई ना कोई इत्तेहादी नाराज करवा दिया जाता था। ठीक है, उनसे कहेंगे अब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आप आएंगे कैसे। वो मैंने कहा ना किसी को पीटीआई में से, मैंने कहा खान साहब ये जो बातें कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि खान साहब ये बातें ये पहुंचती हैं हर जगह पे, तो वो कहते हैं ये तो फिर सीधा ना आने वाली बात ही कर रहे हैं खान साहब। ठीक है, तो खान साहब का पहला ये है असद भाई, जो भी करना करो, चुपते कर जो जो तो करना होगा तो कर लेना, अभी कुछ और में चाह रहे हैं। और वो मुझे याद आ गया, मियां नवाज शरीफ एक बार चुप करके बैठे थे एहतसाब अदालत में, तो एहतसाब अदालत में चुप करके बैठे थे, तो नून लीग की एक रहनुमा पीछे बैठी थी उन पिछली कुर्सियों पे। वो कहते हैं जदों चुप करने दा टाइम सी उदों बोलदा रहे। ठीक है, जो उस टाइम चुप कर जांदा ते अज वज़ीर आज़म हुंदा, ते हुण जदों बोलण दा टाइम है तो चुप करके बैठे। ठीक है ना, तो ये कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि खान साहब को वहां भी ये बात कही गई कि खान साहब अभी तो आप ये बातें ना करें, जब आ जाए तो कर लीजिएगा जो आपने करना है, अब अभी से ये बातें कर रहे हैं। तो पहला खान साहब का यह है कि उन्होंने आके एनवायरनमेंट बनाना है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, और जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट लानी है और एक माहौल बनाना है। पहला तो खान साहब ने ये करना है। दूसरा खान साहब का ये है कि मैंने कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, और इसके लिए अच्छा वो जो खान साहब, वो ये सवाल भी हो रहा है खान साहब पहले अपनी कर आप कैसे कर लेंगे। खान साहब कहते हैं कि भाई पहले इसलिए क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत थी, करने लगता था कोई ना कोई, आंखें दिखाने लग जाता था, ब्लैकमेल करने लग जाता था। वो कहते थे, मुझे आगे बताया जाता था वो फलाना आपका इत्तेहादी जा रहा है, फलाना जा रहा है छोड़ के, ये वो सारा कुछ। तो अब खान साहब कहते हैं कि जब मुझे पता है कि मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहा हूं, तो अब तो मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा खान साहब कहते हैं कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, उसमें वो कहते हैं कि जी ये एहतसाब होगा, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। लेकिन एहतसाब की बात अब खान साहब जो है ना वो दूसरे नंबर पे ले आए हैं, क्योंकि खान साहब को भी ये बात समझ आ गई कि भाई पहले आप मुल्क के अंदर डॉलर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, मुईशत चलेगी। क्योंकि खान साहब को ना आई थिंक मालिक साहब ने ये बात कही, या पता नहीं किसने बात की, उन्होंने कि उर्दवान की बात की कि जब उसके खिलाफ हुआ सब कुछ, उसने क्या किया, उसने उसके बाद कोई 6 साल जो है ना 5-6 साल में अपनी परफॉर्म किया, मुईशत को उठाया। जब उसने मुईशत को उठा दिया, फिर उसने जो किया, फिर लोग टैंकों के आगे लेट गए, पहले आपको मुईशत को। ठीक है, और उसमें दूसरा कानून की हुक्मरानी है। और खान साहब कहते हैं कि तीसरा जो खान साहब का है कि यही जो हमने एहसास प्रोग्राम और ये चीज़ें शुरू की थी ना, अभी आप और मैं बात कर रहे थे असद भाई कि यार देखें, इन्होंने 50-60 अरब का आटा ख्वार करके, जलील करके, तजलील इंसानियत की करके लोगों को दिया। 35-40 लोगों की जानें चली गई। खान साहब क्या कर रहे थे, सानिया निश्तर साहबा क्या कर रही थी, हर दुकान को रजिस्टर कर दो, जिसको चाहिए राशन वो अपने घर के साथ वाली दुकान पे जाए, वहां से ले और उसको सब्सिडी मिल जाए। ये और मतलब वो वही बात जो आप कह रहे थे, सिस्टम ही बनाना होता है ना, बिल्कुल सिस्टम बनाना होता है। हाँ। ये तो लेकिन उसमें शायद उनको लगता है कि इस तरह तशहीर नहीं होगी, इस तरह मैं आटा तकसीम मरकज़ पे जा नहीं सकूंगा, वहाँ जाकर तकरीर नहीं करूंगा, उस पर जो है वो उसकी वीडियो नहीं बनेगी, उसकी कवरेज नहीं होगी, तो वो बिकेगा नहीं माल। तो उनको ये लगता है। हालांकि अब तो इमरान खान ने ये साबित किया ना कि उसका इम्पैक्ट भी आता है। अब हेल्थ कार्ड देखें, उस पर उतना शोर तो नहीं मचा, उसकी उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई जितनी मोटरवे की होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना आया है।
हर घर में उसका इम्पैक्ट पहुंचा हुआ है। असद भाई, मैं अभी ये जो लास्ट मेरा चक्कर लगा भावलपुर हमारे रमज़ान में, तो मैं गया डॉक्टर शाद मामू है मेरे, तो उनके पास मैं गया, तो वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम मुझे भूल गया, लेकिन वो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो वो डॉक्टर शाद के कुछ दोस्त हैं, डॉक्टर नासिर वकील और डॉक्टर असद और इन लोगों ने मिल के बनाया। वहाँ अंदर मैं गया हूँ, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे, मतलब मरीज़ों के जिस तरह से उनका इलाज हो रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ी सफाई, बड़ा ज़बरदस्त। और वो बता रहे थे कि यहाँ पे 1 रुपया भी मरीज़ों का नहीं लग रहा, सब ये हेल्थ कार्ड पे, और ये हेल्थ कार्ड बंद करना चाह रहे हैं। अब देखें, बल्कि वो मुझे डॉक्टर फरूख बता रहे थे, मुजफ्फरगढ़ होते हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि अब इन्होंने हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया इसके ऊपर, जो आंखों की सर्जरी है इसके ऊपर। मतलब यार इतना जुल्म है, यार इतना जुल्म है। सिर्फ इसलिए आप ये काम कर रहे हैं कि जी इससे इमरान खान को फायदा हो रहा है। यार इस बात को छोड़ दें, आप मियाँ साहब की बड़ी सी तस्वीर लगा दें हेल्थ कार्ड के ऊपर। नहीं, आप उसका बजट बढ़ा दें, आप उसकी रेंज ज्यादा करें, आप उसको ज्यादा फैलाएं, ज्यादा फैसिलिटेट करें, ज्यादा हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करें, आप उस काम को बढ़ाएं, उसका शेयर आप भी लें। और भाई आप ये कर लें, आप हिना परवेज भट्ट साहबा को कहें कि वो ना मरीम नवाज साहब की तस्वीर वाले वो जो ड्रेसेस हैं वो बड़े पैमाने पे कोई इस तरह कर लें कि जो मरीज होगा ना उसका ऑपरेट जब होगा तो उसने वो ड्रेस पहना होगा जिसमें मरीम साहबा की तस्वीर होगी। ये कर दें, जैसे होता नहीं हॉस्पिटल्स में कि पेशेंट को ऑपरेट के बाद वो एक मखसूस लिबास पहनाया जाता है, तो या डॉक्टर जो होते हैं, आप ऐसे करें कि जो जिसका ऑपरेशन हो रहा हो उसके ऊपर उसको मरीम नवाज साहबा के तस्वीर वाला ड्रेस पहना दें और डॉक्टर को मियाँ साहब की तस्वीर वाला पहना देना। लेकिन एक और मसला भी हो सकता है कि मरीज की जब आँख खुली और उसने मियाँ साहब की तस्वीर देखी तो उसका ब्लड प्रेशर ही ऊपर नीचे ना हो जाए। ये है, खैर इसका इलाज इसका हल निकाला जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि आप हेल्थ कार्ड की वो असल में जो कह रहे हैं उसकी वो बढ़ा दें, चीज़ें और उसमें ऐड कर दें। अच्छा, ये हो गया। अब जनाब ये 3 काम तो खान साहब ने लाजमी करने हैं। पहला, बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट बनाना है उन्होंने, मुईशत का पहिया चले, और ये जो खांचे हैं, ये जो पैसे लिए जाते हैं ब्लैकमेल करके उस सोसाइटियों से और इन सारों से, ये कहते हैं, वो कहते हैं प्रॉपर्टी वालों की ये पैसे बंद करने हैं, जो प्रॉपर्टी के पैसे और ये वो, ठीक है। और मुझे लगता है ये जो आगे करवाया जा रहा है ना, असल भी ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जा रहा है शायद, क्योंकि आज ये खबर भी इमरान वसीम साहब ने दी थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सवाबी, और पता जो चला कि उनके ड्राइवर की बेटी की शादी है। नहीं, ये हम सवाबी वाले रूट से अच्छा, हम हट चुके हैं हम तो। अच्छा, चलें, ये पे कोई और है, लेकिन बहरहाल ये भी कोई इम्पोर्टेंट ही कोई शख्सियत जा रही है बहरहाल, तो बड़ा प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये 3 काम तो खान साहब कहते हैं कि मैंने जनाब करने ही करने हैं। एक काम जो वो कहते हैं मैंने नहीं करना, वो ये नहीं करना जो वो एक उनके बारे में एक बना दिया गया है कि जनाब खान साहब आएंगे तो आर्मी चीफ को हटा देंगे। वो कहते हैं ये मैंने ये काम नहीं करना और ये बिल्कुल नहीं करूँगा, और ये वो कहते हैं गलत है। हाँ, वो कहते हैं मैं इदारे में इंटरफेयर नहीं करूँगा। वो कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में मुझे पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी डील हुई है, किस तरह से मेरे कमर में चाकू जो है वो मार रहे हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं हटाया। मैंने कहा अगर आज मैं इदारे में ये मुदाखलत करूँगा तो फिर ये तो एंडलेस होगी, इसका फिर कोई इख्तिताम नहीं होगा, ये तो फिर अकाल को कोई भी वज़ीर-ए-आज़म घुस जाएगा फौज के अंदरूनी मामलात और इन चीज़ों में, तो मैंने इसलिए नहीं किया। तो अब आप ये बताएं कि ये जो चेंजिंग है खान साहब की रवैये में, इसको आप पॉजिटिव देखते हैं, क्या समझते हैं? देखें, मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल सही फैसला है इमरान खान साहब का, और देखें इससे बढ़कर वो ये चाहते हैं कि खुशगवार ताल्लुकात कायम हों, और ये जो तासुर है कि जी बहुत इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हैं और चीज़ें इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है इमरान खान जो है वो इसको दानिस्ता तौर पर ठीक करना चाहते हैं, और ये जो है ना कि पिछले कुछ अरसे में क्या हुआ या काफ़ी अरसे में, देखें खान साहब ने ऐसा नहीं है कि वो माजी की तरह चले जाएंगे, कुछ अपने रवैये में तब्दीलियाँ करेंगे भी, लेकिन वो इस हद तक करेंगे कि वो ये समझते हैं कि पहले जो वो मुकम्मल तौर पर एतमाद करके किसी दूसरे के कहने पर या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, जनरल बाजवा के कहने पर डिसीजंस लेते रहे हैं कि जी फलां को लगा दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फलां को लगा दो, चेयरमैन नैब फलां को लगा दो, शायद अब वो ये ना करें। बिल्कुल इस हद तक तो वो ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई लड़ाई मोल लेंगे या वो ताल्लुकात को या वो समझेंगे कि मैंने अपना बंदा लगाना है और चूंकि मेरी अना का मसला हो गया मुझे हटाया गया था। नहीं, अल्टीमेटली खान साहब खुश ही हैं वैसे मैं आपको बताऊं इस बात से कि जो कुछ हुआ पिछले 1 साल में, वरना इलेक्शन नॉर्मल हालात में हो रहे तो खान साहब की हुकूमत का 2/3 मेजॉरिटी से आना या चलें सादा अक्सरियत से आना भी एक बड़ा चैलेंज था।
और अब जो है वो पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ हुआ है, लेकिन बहरहाल देखें बंदा लर्न करता है। नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा जो हुए थे वज़ीर आज़म बने थे, उसमें उन्होंने बेशुमार गलतियाँ की थी, फिर उसमें उन्होंने लर्न किया। खैर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो हर बार गलतियाँ दोहराई ही अपनी, क्योंकि मैंने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपली ये बात ठीक है कि इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए, डिसीजन पावर उनके पास होनी चाहिए, और जो वज़ीर आज़म है वो सुप्रीम पावर होता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि 70 साल से एक तारीख चल रही है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका हल ये नहीं है कि आप आएंगे और आप कहेंगे कि जी पावर चूंकि वज़ीर आज़म के पास होनी चाहिए तो ये कहने से पावर आ जाएगी, बल्कि फार्मूला वही है इसका जो आपने भी बताया कि जो तुर्की में हुआ, कि पहले मियाँ साहब को चाहिए था इसकी स्ट्रैटेजी बनाते और 10 साल चुप करके परफॉर्म करते, अच्छा परफॉर्म करते, इतना अच्छा परफॉर्म करते ना आप पैसे बाहर भिजवा के मनी लॉन्डर करके लंदन में फ्लैट खरीदें। आप एक तरफ पावर भी मांग रहे हो और दूसरी तरफ पैसे भी मनी लॉन्डर करके लंदन में फ्लैट्स भी खरीद रहे हो, तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर आपने फिर वो करना है तो उसके लिए फिर आपको अपनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और मुल्क को वाकई सही डायमेंशन में। लेकिन आपके पास लॉजिक ये है कि देखें जी पाकिस्तान में चूंकि पावर हमारे पास है नहीं, हमें कभी भी उठा के जेलों में डाल देते हैं, तो हमारे पास फिर चारा यही होता है कि हम बाहर चले जाएं, हमारे बच्चों की सर्वाइवल का यही मसला है कि हम बाहर चले जाएं। आप जब ये लॉजिक प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो रास्ता खोल के रखा हुआ है और आप अपने सारे पैसे बिजनेस बाहर शिफ्ट करके रखते हैं कि यार जिस दिन मुझे भागना पड़े मैं सिर्फ अपना अंडरवेयर पहनूं, अपनी ऊपर शर्ट पहनूं, पैंट पहनूं और मैं निकल जाऊं। तो ये जब आप सोच के रखेंगे और लॉजिक प्रेजेंट करके, आप शाहजहां साहब ने क्या किया हुआ है, सारे पैसे बच्चे फैमिली सारे इन्वेस्टमेंट बाहर की हुई है, यहाँ पर 2-4 घर जो उनके हों तो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, कामयाबी लिए जाए तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली स्ट्रेटजी जब आप लेकर चलेंगे तो फिर वो वाला ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता कि जी हमने वज़ीर आज़म को सुप्रीम पावर बनाना है। वज़ीर आज़म को सुप्रीम पावर बनाने का एक ही तरीका है कि कुर्बानी दें, होल हार्टेडली यहाँ पर काम करें और पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ परफॉर्म करें। जब आप परफॉर्म करेंगे तो लोग फिर टैंकों के आगे लेट जाएंगे, फिर ही हो सकता है। और ये फार्मूला नवाज शरीफ के लिए भी है, ये फार्मूला इमरान खान के लिए भी है। अदरवाइज सिर्फ सोच लेने से, कह लेने से, 70 साल की जिनके पास इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, उनकी इंटरवेंशन इतनी है कि उनका सेक्रेटरी भी उनका लगता है, उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज भी उनका लगता है, और जो है वो कॉलेज का प्रिंसिपल भी उनका लगता है, अस्पताल का एमएस भी उनका लगता है। तो जब इस हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और गैर महसूस अंदाज में चीज़ें जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ये हमने आपको कुछ चीज़ें बताई। बस ये हम इसी से ट्रैवल कर रहे हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात आपके साथ होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।